देखिए, हम जब आपको पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे तो उसमें जो हमारा एंजाइम और हार्मोन्स था वो पाचन तंत्र में जो पाचन हो रहा था भोजन उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अर्थात जो हमारा भोजन पच रहा था किसके द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा ही पच रहा था। भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइम छोड़े जा रहे थे। तो ये जो एंजाइम होते हैं वो किससे निकलते हैं? तो जो एंजाइम होते हैं वो ग्रंथि ग्लैंड से निकलते हैं। ग्लैंड क्या होता है? ग्रंथि जो मैंने कहा था जब पाचन तंत्र में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बोला था कि आप लोग को आगे में ग्रंथि पढ़ाऊंगा। तो देखिए, जो ग्रंथि होता है वो एक ऐसा थैला होता है, शरीर में स्थित एक ऐसा थैला होता है जिससे कोई हार्मोन या एंजाइम निकलता है। और इसी क्या निकलता है? ग्रंथि एक ऐसा थैला होता है जिससे कोई हार्मोन या एंजाइम निकलता है। और इसी हार्मोन्स और एंजाइम के आधार पर ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन, तीसरा मिक्स्ड ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन से सिर्फ एंजाइम निकलते हैं। एक्सोक्राइन से, जिसे बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, इससे सिर्फ एंजाइम निकलते हैं। और जो हमारा एंडोक्राइन होता है उससे हार्मोन्स निकलता है। लेकिन जो मिक्स्ड ग्लैंड होता है, जो मिश्रित ग्रंथि होता है, उनसे इन दोनों का गुण रहता है। इसमें से एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। तो अब देखते हैं हम बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है। तो बहिस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। और यही एंजाइम जो निकल रहे थे पाचन तंत्र में, यही एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे भोजन को पचाने में। तो देखिए, जो एंजाइम निकलता है एक्सोक्राइन की बहिस्रावी ग्रंथि से, जो एंजाइम निकलता है वो ब्लड से टच नहीं होना चाहिए। अब वो जो ब्लड से टच होगा तो वो जो एंजाइम होगा वो खराब हो जाएगा, इसलिए इसे ब्लड से टच नहीं होना चाहिए। और ये ब्लड से टच ना हो इसलिए इसे निकलने के लिए, जो एंजाइम होते हैं उन्हें निकलने के लिए एक नली पाई जाती है, डक्ट, जिसे डक्ट कहा जाता है। शरीर के अंदर नली होती है, डक्ट, जिसे डक्ट कहा जाता है। ये जो एंजाइम निकलता है ये ब्लड के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर ब्लड के संपर्क में आएगा तो खराब हो जाएगा। और इसके लिए एक अलग से नली होती है जिसके द्वारा ये बाहर निकलता है एंजाइम। जैसे एंजाइम में देखेंगे तो हमारा आंसू ले लीजिए, लेक्राइमल ग्रंथि के कारण आगे पढ़ाएंगे, एक्सोक्राइन में पढ़ाएंगे। तो हमारा आंसू ले लीजिए, देखिएगा कभी आंसू से देखें क्या कभी खून निकले, ब्लड निकले, आंसू देखे नहीं ना, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सोक्राइन हो जाएगा। क्योंकि वो ब्लड के संपर्क में नहीं आ जाएगा। और ये जो आंसू है यही बहिस्रावी ग्रंथि है। वो तो फिल्मी में हीरोइन की चूतिया बनाकर कोई देते हैं सब हीरो को, सब लघु बन के आंसू बरस पड़े, ठीक? तो वो सब थोड़ी ना होता है, वो चूतिया बनाते हैं सब। अब बताइए, कहीं आंसू से खून निकलता है? काहे नहीं निकलेगा? काहे कि आंसू क्या है? आंसू एक बहिस्रावी ग्रंथि है। काहे बहिस्रावी? और उसके लिए एक अलग से नली होती है और वो ब्लड के संपर्क में भी नहीं आता है। तो बताइए उससे कैसे खून निकलेगा? उसके लिए एक नली होती है। जैसे हम लोग रोते हैं तो इधर खून निकलता है नहीं, बस आंसू निकलता है। तो अब आंसू भी होगा, एक्सोक्राइन में आंसू भी आ गया। अब ये जो पसीना हो रहा है, पसीना भी आया, पसीना के रास्ते क्या खून निकलता है? नहीं ना। तो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? एक्सोक्राइन में आएगा। किस ग्रंथि में आएगा? मैंने बस पहले बताया ग्रंथि क्या है। ग्रंथि एक ऐसा थैला है जिससे एंजाइम या हार्मोन्स निकलते हैं। एक्सोक्राइन ग्रंथि को देखो, एक्सोक्राइन से एंजाइम निकलते हैं। इसमें डक्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगर एंजाइम ब्लड से टच होंगे तो एंजाइम खराब हो जाएंगे। और जो ब्लड के संपर्क में ये नहीं आते हैं, इनके लिए एक अलग से नली होती है। इसमें उदाहरण के रूप में देखिए पसीना से भी ब्लड नहीं आता है। तो ये भी क्या होगा? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा जिसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए, हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को देखा। अब इसके पार्ट देखेंगे कि कौन कौन से भाग आते हैं एक्सोक्राइन में। अब इधर देखिए, एंडोक्राइन का होता है। एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे देखिए, इसमें से जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकलता है वो सिर्फ हार्मोन्स निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन्स। और इन हार्मोन्स के लिए कोई डक्ट या नली की जरूरत नहीं पड़ती है। हार्मोन्स के लिए कोई डक्ट या नली की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये ब्लड से टच रहता है। क्या रहता है? ब्लड में ही मिला रहता है, ये ब्लड से टच रहता है। जैसे अधिग्रिक ग्रंथि जो क्या हम लोग को गुस्सा और उत्तेजना बढ़ाती है, क्या एड्रिनल ग्रंथि, उसे आगे देखा जाएगा। पहले यहाँ पे देखिए एंडोक्राइन में
एंडोक्राइन क्या है, इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये क्या है, इसमें से सिर्फ हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर में अलग प्रकार की उत्तेजना पैदा करते हैं। और यहाँ पे देखिए, इसे डक्ट या नली की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ब्लड के संपर्क में आ जाते हैं, ये ब्लड में मिले हुए होते हैं। अब यहाँ देखिए, मिक्स्ड एंडोक्राइन देखा, एक्सोक्राइन देखा, अब देखेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है, इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इसमें जो भी मिक्स्ड ग्लैंड होता है उससे एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। इसमें एक ही यही करता है, कौन, अग्नाशय। हमने पाचन तंत्र में बताया अग्नाशय के बारे में। देखिए, अग्नाशय एक ही योग करता है, अग्नाशय। यही एक ऐसी ग्रंथि है, यही एक ऐसी ग्रंथि है जिससे, जो क्या है, मिश्रित ग्रंथि है और जिससे एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक्सोक्राइन के बारे में देखेंगे, बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में, उसके सारे पार्ट को देखते जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, हमने अभी ग्लैंड बताया और ग्लैंड में पहला क्या देखा, एक्सोक्राइन, और दूसरा फिर एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। अब पहला देखेंगे एक्सोक्राइन को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, अगर बहिस्रावी ग्रंथि में जो पहला आता है वो आता है सेरुमेन ग्लैंड। अभी सेरुमेन ग्लैंड, जो सेरुमेन ग्रंथि है वो कहाँ पाई जा रही है, देखिए, जो सेरुमेन ग्लैंड है वो पाया जाता है कान में। और कान में क्या करता है, इमोम का निर्माण करता है। देखिए, क्या करता है, कान में कीचड़ का निर्माण करता है। देखिए, अब जो ऐसे जो निकालते हैं कीचड़वा, उसी का निर्माण करता है कौन, सेरुमेन ग्लैंड। और पाइप में जाता है, कनवा में पाया जाता है, कनवा में रहता है और करता क्या है, इमोम का निर्माण करता है, कीचड़ का निर्माण करता है। आप लोग कुछ सीख के लेके ऐसे निकाल लेते हैं, उसी का निर्माण कौन करता है, सेरुमेन ग्लैंड। ठीक, सेरुमेन ग्लैंड समझ आया, पाया जाता है कान में, जिसे इंग्लिश में ईयर कहा जाता है। और ये क्या करता है, मोम का निर्माण करता है। ठीक, अब देखिए लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड क्या है, देखिएगा, लेक्राइमल ग्लैंड पाया जाता है आंख में, आंख में पाया जाता है और ये आंसू का निर्माण करता है। देखिए, लेक्राइमल में अखियां है ना, ऊपर वाला भाग में पाया जाता है, अखियां उठाएंगे तो ऊपर वाला भाग में पाया जाता है। और ये क्या करता है, लेक्राइमल ग्लैंड आंसू का निर्माण करता है। किसका, आंसू का निर्माण करता है। और वो आंसू किसमें रहता है, देखिए, जब ढेर हो जाता है आंसू ना, तो वो आंसू का काम भेज देता है पॉन्टम में। हाई भाग देखिए, हाई आंख बना है, आंख लग गया ना, तो हाई जब आंखें भगवान है, हाई वाला हाई तनी गुद्दा नहीं रहता है, वो जगह होता है आंसू आके जमा हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, पॉन्टम कहा जाता है। देखिए, आंसू का जो स्टोर होता है, जो आंसू स्टोर होता है वो किसमें होता है, पॉन्टम में होता है। याद रखिएगा, आंसू जो स्टोर होता है वो किसमें होता है, पॉन्टम में। यह देखिए, हाई आंख है और हाई वाला भाग में तन गुद्दा है, वो जगह होता है आंसू स्टोर होता है। लेक्राइमल ग्लैंड क्या करता है, आंसू का निर्माण करता है, आंख में पाया जाता है, आंख की आंखें उठाएंगे तो ऊपर वाला भाग में पाया जाता है। ठीक, और ई का देखिएगा, छोटा लेके देखे, जब ढेर रोते हैं सब तो नाकी रहे तो पानी बहने लगता है, अखियां रहे तो बनता है, और ऐसे ऐसे करेंगे सब। जब ढेर बह पूरा मुंह लिप लेते हैं सब, तो क्या होता है, जब ढेर रोते हैं सब तो लेक्राइमल ग्लैंड ज्यादा आंसू बनाता है। और वो ज्यादा आंसू बनाता है तो अखियां रह कहता है, अब इतना ढेर मतलब अखियां रह कैसे गिराई, तो क्या करता है, नकिया में भेज देता है। ये नस एक होता है, उसी तरह से कहाँ भेज देता है, नसिया में भेज, अखियां नकिया में भेज देता है। और नकिया रहे जब रोते हैं सब तो नकियों रह बैठता है, अखियों रहे ऐसे पूरा मुंह लिप देते हैं सब, ऐसे ऐसे कई गई। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, लेक्राइमल ग्लैंड क्या हो रहा है, आंसू का निर्माण किया, पॉन्टम में स्टोर होता है आंसू, नाक में भेज देता है। जब ढेर रोबो तो पोटा ना निकले लगी तुम्हारा आंसू। ठीक, और देखिएगा, आंसू में पाया जाता है एक लाइसोजाइम एंजाइम। जब भी आपके आंख में कोई भी जीवाणु या विषाणु घुसता है तो जो हमारा लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम, वो क्या करता है, उसको मार डालता है। क्या करता है, उसको मार देता है। जैसे वो घुसा, चाकू वाकू लेके बैठा रहेगा लाइसोजाइम, और जैसे घुसे क्या करेगा, गप देगा, मार देगा। ठीक,
अब देखिए लेक्राइमल देख लिया, सेलुमेन देख लिया ग्लैंड। अब देखिए मियोबोमियन ग्लैंड का मियोबोमियन ग्लैंड देखिएगा ई के एवं ई के मन देखिए हाई जो भगवा है ना, हाई ये मियोबोमिया हाई आंख के नीचे भाग, आंखिया कोरे इसके नीचे वाला भगवा है ना, वो का कहते हैं मियोबोमियन ग्लैंड। वो किसका निर्माण करता है? तो वो करता है ऑयल का निर्माण, जिसे कीचड़ कहा जाता है। देखिएगा आप जब रतिया सूझ जाते हैं तो आप कह रहे होंगे रतिया कैसे और अखिया में कीचड़ आ जाता है। तो देखिए सवेरे के टाइम मियोबोमियन ग्लैंड क्या बनाता है? ऑयल बनाता है, धूल से हमारे आंख की रक्षा करने के लिए क्या बनाता है? ऑयल, एक तेली पदार्थ बनाता है। और वही जब हम लोग सूख जाते हैं ना तो ये मियोबोमियन ग्लैंड ऑयल बनाना रोक देता है। और फिर क्या होता है? रात के समय ना लेक्राइमल ग्लैंड काम करता है, ना लेक्राइमल ग्लैंड आंसू बनाता है, ना लाइसोजाइम बनाता है। और जो मियोबोमियन ग्लैंड है वो ऑयल बनाना भी रोक देता है। तो जब हम लोग सूत के उठते हैं ना तो देखिएगा ये जो ऑयलिया होगा ना वह जम जाता है, एक किनारा आ जाता है, केवल पंक्टम की तरफ एक किनारे आ जाता है। और वो जब सवेरे उठते हैं तो ऐसे निकाल के मुंह धो लेते हैं, ठीक। तो वो क्या हो जाता है? वो ऑयली होता है, जिसे कीचड़ कहते हैं हम लोग। वो कौन बनाता है? वो कीचड़वा कौन बनाता है? वो हाइये बनाता है, मियोबोमियन ग्लैंड। ई का किस उद्देश्य से बनाता है ऑयल को? इस तैलीय पदार्थ को किस उद्देश्य से बनाता है? कि हमारे आंखों को जो धूल कंकड़ है उनसे रक्षा मिल सके, इसलिए ऑयल को बनाता है। और हम लोग जब सूत जाते हैं और जब उठते हैं तो कीचड़ बन जाता है, वो ऑयल एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है और पूरे सवेरे उठ के हम लोग निकाल के मुंह धो लेते हैं, ठीक। वही को कीचड़ कहते हैं हम लोग। तो देखिए मियोबोमियन ग्लैंड देखिए, सेगमेंट देखिए, लेक्राइमल ग्लैंड देखिए। अब हम लोग देखेंगे स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड देखिए, स्वेट ग्लैंड जिसे श्वेत ग्रंथि कहा जाता है। इससे तो वही स्पष्ट हो रहा है श्वेत ग्रंथि। हाय देखिए पसीना हो रहा है ना आपको, तो पसीना कैसे हो रहा है? कौन बना रहा है? ये बना रहा है छोटा स्वेट ग्लैंड। जो स्वेट हमारा श्वेत ग्रंथि है वही क्या बना रहा है? वही पसीना का निर्माण कर रहा है और पसीना का निर्माण करके स्किन के रास्ते बाहर निकाल रहा है, ठीक। तो कहा गया स्वेट ग्लैंड क्या किया? पसीना का निर्माण किया। याद रखिएगा स्वेट ग्लैंड पसीना का निर्माण करता है। और देखिए तो सीबेक्यूस ग्लैंड होता है, जिसे तैलीय ग्रंथि कहते हैं। ये सीबम नामक सॉफ्ट पदार्थ का निर्माण करता है। क्या कहता है? सीबम का निर्माण करता है। ये जो सीबम मतलब बहुत सॉफ्ट पदार्थ होता है और इसका ज्यादा जो सीबेक्यूस जो तैलीय ग्रंथि है वो किसका निर्माण करते हैं? सीबम का निर्माण करते हैं। और जो तैलीय ग्रंथि वो नाकों पे देखिएगा, जब नकिया छूने रहेगा तो ढेर ना चिपचिपा दिखता है, नकिया एकदम सॉफ्ट तेल दिखता है। तो ऊपर का तैलीय ग्रंथि कुछ ज्यादा ही मात्रा में क्या बनाता है? सीबम का निर्माण करता है, इसलिए नकिया एकदम सॉफ्ट रहेगा, एकदम सॉफ्ट। तो ऊपर क्या रहता है? सीबम ही रहता है। ओके, कौन बनाएगा? ये तैलीय ग्रंथि ही बनाता है। नकिया देखेंगे ना चिपचिप करेगा, तो क्या तैलीय ग्रंथि क्या बनाता है? सीबम का निर्माण करता है। और सीबम कहाँ? नकिया भेद पा जाता है, नकिया एकदम चिकना लगेगा, ठीक। तो इनका सीबेक्यूस ग्लैंड देखिए, स्वेट ग्लैंड देखिए, मियोबोमियन ग्लैंड देखिए, लेक्राइमल ग्लैंड और सेगमेंट ग्लैंड देखिए। अब हम लोग देखेंगे सैल्यूलरी ग्लैंड। सैल्यूलरी ग्लैंड क्या है? जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। हमने आपको पाचन में पढ़ा दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा दिया है लार ग्रंथि का कार्य। अगर आप पाचन तंत्र नहीं देखे तो उसे जाके देख लीजिएगा, पहले इसको देखिए जो लार ग्रंथि होता है वो पाचन में बहुत सहायता होता है, इसलिए उसे पाचक एंजाइम कहते हैं। लारी में भोजन का जो पाचन का पहली क्रिया होती है तो वो मुख से ही शुरू हो जाती है पाचन, और मुंह में क्या पाया जाता है? लार पाए जाते हैं। अब लार में हमने बताया था एक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। तो हमने पाचन में बता दिए हैं सैल्यूलरी अर्थात लार ग्रंथि के बारे में, ठीक। लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, एक पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। पाचन में जाके देख लीजिएगा। ये क्या है? सैल्यूलरी ग्लैंड क्या है? ये एक पाचक एंजाइम है जो पाचन में सहायता हो। अब पाचक एंजाइम क्यों कहा जाता है? तो देखिए वह ग्रंथि ये तो एंजाइम
छोड़ रहा है, तो देखिए वह एंजाइम जो पाचन की क्रिया में सहायक होता है, जैसे ये लार ग्रंथि का छोड़ा था, लार ग्रंथि का छोड़ा था, पैरोटिड छोड़ा था। पैरोटिड में क्या था? लाइसोजाइम था, टाइलिन था, डायस्टेट था और म्यूकस था। तो यहाँ पे देखिए ई का हो जाएगा एंजाइम, वह एंजाइम जो पाचन में सहायक होता है, पाचन की क्रिया में सहायक होता है, उसे पाचक एंजाइम कहा जाता है। जो लार ग्रंथि होता है वो पाचन में सहायक होता है। मैंने आपको पाचन तंत्र में बताया है, उसको जाके एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए गास्ट्रिक, जिसे जठर ग्रंथि कहा जाता है। जठर ग्रंथि को भी हमने पाचन में बताया था, जो अमाशय अर्थात पेट के तीसरी भाग पाइलोरी में पाया जाता है। जठर ग्रंथि जिसे जठर रस भी कहा जाता है, मैंने उसमें बताया है। गास्ट्रिक जूस, गास्ट्रिक ग्लैंड इसे कहा जाता है। और जठर ग्रंथि ई क्या करता है? पाचन में बड़ी सहायक होता है। देखिएगा हमने बताया था पाचन में कि इस गास्ट्रिक अर्थात जठर ग्रंथि से रेनिन और पेप्सिन निकलते हैं। अब रेनिन क्या करता है? देखिए हमने रेनिन का भी काम बताया और पेप्सिन का भी काम बताया है। तो जो रेनिन होता है वो क्या करता है? रेनिन जो होता है वो दूध को दही में बदलता है। क्या करता है? मैंने बताया था रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। और वो पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और कभी कभी गास्ट्रिक हाइड्रोजन होता है ना, इसे काम नहीं करता था, हम लोग कुछ खाते ना उगुल लेते हैं, उल्टी कर देते हैं, खाते हैं तनी देर रहता है पेटों में, फिर उल्टी कर देते हैं। वो किसके कारण होता है? जो भाई गास्ट्रिक जो ग्लैंड होता है उसे सही तरीके से काम नहीं करता है, तो वो कौन सा रोग कहलाता है? गास्ट्रिक रोग बन जाता है, जिसे ढेकार आता है, एकदम ढेकार आता है। पछता उछता नहीं है खाना, ढेर मात्रा में हो जाएगा। और गास्ट्रिक आपका कमजोर है, जठर ग्रंथि कमजोर है, तो रेनिन पेप्सिन बनाएगा नहीं, तो दूध पिएंगे तो उगुले देंगे पेप्सिन, और जब खाना वाना खाएंगे तो वो उगुले दे देंगे। काहे कि देखिएगा जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। जब ये नहीं सही से काम करेगा तो अब पेप्सिन कैसे बदलेगा प्रोटीन को पेप्टोन में? तो वो तो बदल नहीं पाएगा। अब भोजन आगे जाएगा नहीं, अब भोजन आगे तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा? जब सही से काम ही नहीं कर रहा, पच ही नहीं रहा है, तो वो उल्टी ना होगा, तो उल्टी कर देते हैं हम लोग, ठीक, तो वो बाहर निकल आता है। तो अब इसी को सही करने के लिए डॉक्टर के पास जाइए, भाई दवाई देंगे जिससे आपका गास्ट्रिक जो जठर ग्रंथि होगा वो मजबूत होगा, फिर आपको खाइएगा कुछ तो पच हो जाएगा, ठीक। अब देखिए म्यूकस ग्लैंड देखते हैं हम लोग, हेके देख लेंगे, हेके। अब देखिए म्यूकस ग्लैंड क्या होता है? म्यूकस ग्लैंड जो होता है, जो म्यूकस का निर्माण मैंने बताया था, ये भी मुंह में पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है। ये क्या करता है? हमने बताया था भोजन को चिपचिपा बनाता है कि भोजन आराम से नीचे जा सके, इसलिए जो म्यूकस ग्लैंड होता है म्यूकस का निर्माण करता है। और ये म्यूकस भोजन से मिल जाता है। अभी भोजन से मिल के भोजन को इतना चिपचिपा बना देगा कि आराम से इसे घोट लेंगे हम। वो ढेर देर तक भोजन नहीं चबाएंगे, खाना नहीं चबाएंगे, तो ऐसे से घोटेंगे, तब पानी वानी पीना पड़ेगा। वो जब ज्यादा चबा लेंगे तो म्यूकस ढेर मात्रा में मिल जाएगा, म्यूकस ढेर मात्रा में मिल जाएगा, जिससे भोजन चिपचिपा हो जाएगा और आराम से भोजन नीचे ग्रास नली से आमाशय में जाएगा, ठीक। तो देखिए पहले हमने सेरेब्रल ग्लैंड का बताया, कान में पाया जाता है, मुंह का निर्माण करता है, लेक्राइमल ग्लैंड, हाई देखिए, हाई जो ऊपर है, आंखें ऊपर भाग, यही कहा जाता है लेक्राइमल ग्लैंड, हाई है लेक्राइमल ग्लैंड, और ये म्यूबियम ग्लैंड और ये पंक्टम। देखिए जो लेक्राइमल ग्लैंड होता है आंख में पाया जाता है, निर्माण आंसू का निर्माण करता है, और जो आंसू होता है वो पंक्टम में स्टोर होता है, नाक में भेजता है। जब ढेर होगी तो नाक में भेज देगा, बहने लगेगा नाक, और आंसू में पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम जो जीवाणु को मारता है। अब म्यूबियम ग्लैंड आंख में पाया जाता है, ऑयल अर्थात कीचड़ का निर्माण करता है। स्वेट ग्लैंड जो स्वेट ग्रंथि होता है जो पसीना का निर्माण करता है, और जो सिबिक्यूस ग्लैंड जिसे तेली ग्रंथि कहते हैं जो सीबम का निर्माण करता है। सेलिवरी एक पाचक एंजाइम है। गास्ट्रिक ग्रंथि गास्ट्रिक जो जठर ग्रंथि वो क्या है? एक पाचक एंजाइम ये भी है। इससे क्या निकलता है? रेनिन पेप्सिन निकलता है। अब यहाँ पे देखिए म्यूकस ग्लैंड म्यूकस निर्माण करता है जो क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। अब इसे देखिए तो ये हो गया हमारा 8 ये ना 8 ये हो गया, एक ये और बचा है लीवर, उसको हम लोग देखते हैं जल्दी से। इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लीजिए आराम से, फिर उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं, ठीक। देखिए हमने 8 बहिस्रावी ग्रंथियों को बता दिया।
अब ये लास्ट 9वां बहिस्रावी ग्रंथि लीवर है। लीवर को क्या कहा जाता है? यकृत भी कहा जाता है और जिगर भी कहा जाता है। कहते नहीं सबकी जिगर में दम होता है लोड लो, तो वही जिगर लीवर को कहते हैं सब। अब इनमें कैसे दम रहेगा भाई? तो कहोगे लीवर को जिगर भी कहा जाता है। और लीवर में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, पहला हेपेटिक कोशिका और दूसरा कूपर्स कोशिका। 2 ही कोशिका से मिलकर बनती है, पहला हेपेटिक कोशिका, दूसरा कूपर कोशिका। है देखिए, लीवर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या सबसे बड़ी ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि? तो किसके अंतर्गत आ रही है? बहिस्रावी ग्रंथि की। तो क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक, सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन? बहिस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि क्या है? लीवर है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि लीवर है। लीवर जो होता है ना, वो अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर सकता है। अगर आप लीवर को ना ऐसे लेके, मतलब अगर होगा तो ऐसे न तनिस काट देंगे ना, तो वो अपने क्षतिग्रस्त अंगों को ना फिर सही कर सकता है। क्योंकि इसमें पाया जाता है गीलियल सेल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जो लीवर होता है ना, वो अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर सकता है। वो बहुत जल्दी ठीक कर देता है जो लीवर होता है। अब देखिए, लीवर जो निर्माण करता है, लीवर फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन एल्बुमिन जैसे पदार्थों का निर्माण करता है। हमने फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन को बताया है ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का। उसे जाके देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, सिंपल समझते हैं। देखिए, जो फाइब्रिनोजेन होता है और जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, ये क्या करता है? ये ब्लड जमाने का काम करता है। क्या करता है? ब्लड को जमाने का काम करता है। और वही पे जो हेपेरिन होता है, ये ब्लड शरीर के अंदर ना जमे, इसके लिए ये काम करता है कि ब्लड शरीर के अंदर नहीं जमना चाहिए। हाई दोनों क्या करते हैं? सब फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड को जमाते हैं सब, और वही पे हेपेरिन ब्लड को जमने नहीं देता है। इसे हम बताएं ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं, उसे जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पहले देखिए, अब जो लीवर होता है वो बिलिरुबिन का भी निर्माण करता है। बिलिरुबिन हमने पाचन में आपको बताया है। बिलिरुबिन का काम क्या होता है? बिलिरुबिन का निर्माण किया है। बिलिरुबिन एक पीला कलर का पदार्थ होता है जो अनपचे भोजन में मिलकर उसे पीला करता है और लैट्रिन को क्या बनाता है? ये लैट्रिन को पीला बनाता है। ठीक, इसीलिए लैट्रिन जो होता है पीला होता है। तो बिलिरुबिन का निर्माण कौन करता है? बिलिरुबिन का निर्माण भी जो हमारा लीवर है ना, वह करता है। ठीक, अब देखिए, हमने पाचन में आपको क्या बताया था? पित्ताशय से निकल रहा था पीत, और पीत भोजन को क्षारीय बना रहा था। लेकिन अब पीत का जो रंगवा होता है ना, वो हरियर होता है। क्या होता है? हरा रंग का। वो के कारण होता है भाई? पीत का जो रंग होता है वो हरा किसके कारण होता है? तो देखिए, जो लीवर होता है वो बिलिवर्डिन नामक पदार्थ का निर्माण करता है। अब ये बिलिवर्डिन नामक पदार्थ पीत को हरा करता है। क्या करता है? बिलिवर्डिन क्या करता है? पीत को हरा करता है। ठीक, ध्यान रखिए। देखिए, हमने सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है लीवर। ये किसका? क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर सकती है, और फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन नामक पदार्थ का भी निर्माण करती है। ये बिलिरुबिन का निर्माण करती है। बिलिवर्डिन का निर्माण करती है, जिससे पीत क्या होता है? हरे रंग का होता है। यहाँ देखिए, अमोनिया एक ऐसा खतरनाक पदार्थ होता है शरीर के अंदर। अमोनिया एक ऐसा खतरनाक पदार्थ होता है ना, जिसे लीवर कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में बदलता है। और जो अमोनिया है ना, उसको कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में बदल के किडनी को दे देता है, और किडनी क्या करता है? पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। कभी सोचे हैं कि पेशाब कर दो तो थोड़ा देर बाद इतना काहे महकता है? देखिए, जब यूरिया में लीवर जो होता है इस अमोनिया को यूरिया में तो बदल देता है, और अगर यूरिया जो होता है वो फिर 2 घंटे बाद इसमें अमोनिया में बदल जाता है। तो जब हम लोग पेशाब कर देते हैं, मतलब पेशाब जब करते हैं लोग, तो थोड़ा देर बाद क्या होता है कि मतलब अजीब सी बदबू आने लगती है। किसकी वजह से आती है? अमोनिया की वजह से आती है। ये अमोनिया जो पदार्थ होता है, यूरिया जो होता है 2-3 घंटे बाद फिर अमोनिया में बदल जाता है, और ये अमोनिया जो पदार्थ होता है इससे क्या आती है? अजीब किस्म की बदबू आती है। इसलिए जब लोग पेशाब किया जाता है तो क्या होता है? अजीब किस्म की बदबू आती है। किसके कारण? अमोनिया की वजह से। ठीक, लीवर क्या किया? अमोनिया को
यूरिया में बदला और इसी यूरिया को किडनी को दिया और किडनी पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ग्लूकोज, यहाँ देखिए ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या करता है, देखिए पहले देखिए एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन में क्या पढ़ा है हम लोग, लीवर पढ़ रहे हैं। लीवर जो ग्लूकोज होता है ना उसे ग्लाइकोजन में बदल देता है। क्यों बदल देता है, हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की संख्या ज्यादा हो जाती है, हद से ज्यादा हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की संख्या हो जाती है तो जो लीवर होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और फिर जब जो ग्लूकोज की संख्या कम हो जाती है हमारे शरीर में तो जो ग्लाइकोजन बचा रहता है ना, जो लीवर बनाया रहता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, फिर ये ग्लाइकोजन को क्या बदल देता है, जब शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, देखिए हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो ग्लूकोज के रूप में ही इकट्ठा होती है और इसी ग्लूकोज को हमारा लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। और शरीर में ऊर्जा की कमी होने पर फिर ये लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक, अब जब लीवर काम करना बंद कर देगा तब शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी भाई, ग्लाइकोजन की ग्लूकोज की। जाहिर सी बात है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। जब लीवर में काम करना बंद कर दिया तो ग्लूकोज को कैसे ग्लाइकोजन में बदलेगा, क्या होगा, तो ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी। जब लीवर काम नहीं करेगा तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए अब जो हमारा लीवर होता है वो कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल देता है और फिर उसी फैट को रिसाइकल करके किसमें, कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। देखिए हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो संख्या होती है ना वो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर के हिसाब से होनी चाहिए। अगर जब कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ जाती है तो ब्लड में, जब देखिए ब्लड में होता है कोलेस्ट्रॉल, अब ब्लड में जब जाता है जब कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ जाती है तो वो नसों में जाके इकट्ठा हो जाता है। अब जब फैट है तो नसों में जाके इकट्ठा हो जाएगा तो जो ब्लड का प्रेशर होता है 120 से जाता है 80 से आता है, इतने प्रेशर से जाता है और वहीं के कहीं कोलेस्ट्रॉल की संख्या शरीर में ज्यादा हो गई तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जाके नसों में जम जाएगा, जिससे अब ब्लड का जो प्रेशर होगा वो क्या करेगा, नस को फाड़ देगा और नस के फटने को कहते हैं हेमरेज। और वो देखिएगा सबसे ज्यादा कौन सा नस फटता है, दिमाग का नस। दिमाग का नस बहुत पतला होता है, पतला होता है। अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल फंसा, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल की संख्या ज्यादा हुई तो जो हमारा ब्लड का प्रेशर है वो ब्रेन की नसों को फाड़ देगा, जिससे ब्रेन हेमरेज हो जाता है। और जब ब्रेन हेमरेज होता है ना तो बचने का चांस बहुत कम होता है। इसीलिए फैट का सेवन बहुत कम करें, नहीं तो जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो गड़बड़ा जाएगा शरीर के अंदर। ठीक, यहाँ देखिए सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल किसमें होता है, लीवर में होता है। सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल की संख्या लीवर में होती है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए जहर तथा शराब नष्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, जहर तथा शराब नष्ट हो जाता है। क्या, लीवर। देखिए इसमें लीवर में क्या पाया जाता है, कुफर सेल पाया जाता है। लीवर में क्या पाया जाता है, कुफर सेल, कुफर सेल या कुफर कोशिका इसको कहा जाता है। तो देखिए जब कोई ना आदमी कम जहर खा लेता है ना, यहाँ पर पढ़िए का लिखा हुआ है क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर सकता है। तो जब कोई व्यक्ति जहर ज्यादा खा लेता है तो वो तो बचेगा नहीं। अब भाई कितना मात्रा में लीवर सहेगा, उसका भी एक लिमिट होगा, कबो ना कबो खराब होबे करेगा। जब जहर कम खाएंगे लोग तो बचने के चांस ढेर रहेगा, मतलब बच जाएंगे लोग। अगर जहर कम खाए और ढेर खा ले तो कुफर सेल मर जाएगा। अब जब कुफर सेल मर गया तो बचने के चांस रह नहीं जाएगा। वो जब कम खाएगा जहर वाला तो कुफर सेल बचा रहेगा और फिर ये क्या करेगा, क्षतिग्रस्त अंगों को लीवर फिर स्वतः ठीक कर देगा। और वही शराब को देखिए, शराब भाई आप पीते हैं लोग, कितना पिएंगे, आप पीते पीते रहते हैं लोग, एक दिन शराब की वजह से लोग का मौत हो जाता है। क्यों होता है, शराब पीते हैं, हमारा लीवर खराब होता है। लीवर खराब होता है लेकिन फिर क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है। फिर पीते हैं सब, फिर ही क्षतिग्रस्त अंगों को फिर ठीक करता है। फिर पीते हैं लोग, फिर खराब होता है, फिर ठीक हो जाता है। अब भाई हेव को तो लिमिट होगा, कब तक ठीक करेगा, ससुरा जब शराब नहीं छोड़ेगा तो कब तक ठीक करेगा। तो जब ढेर पीते हैं लोग, हद से ज्यादा हो जाता है तो कहता लीवर हम मर जाए, ले ऊपर से भी मर गए ते हो मर, बस ऐसे कर देता है। शराब जब ढेर पीवा भाई मर जाए, ऊपर से मर जाएगा। ठीक, ऊपर से क्या हो जाएगा, मर जाएगा, लीवर खत्म, आप भी खत्म। ठीक, तो
एक हकीम ज्यादा जहर वहर का इस्तेमाल नहीं करें और रही शराब तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देखिए भ्रूण 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 अवस्था में आरबीसी अर्थात ब्लड का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होता है। भ्रूण हम बताए हैं आपको, ब्लड में बता दी है भ्रूण, उसको जाकर देखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी अर्थात ब्लड का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होता है। ये हमारा था कल लीवर, जो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि थी, जिसे हम लोग देखें यहाँ पे देखें, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और शरीर में जब ऊर्जा की कमी होती है तो इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। यहाँ देखिए शरीर में कोलेस्ट्रॉल की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पेशाब को ज्यादा देर रोक के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यूरिया में ये लीवर बदला रहेगा, लेकिन 2-3 घंटे बाद फिर यूरिया किसमें बदल जाएगा, अमोनिया में। और अमोनिया इतना खतरनाक पदार्थ होता है जो आपकी किडनी को भी खराब कर सकता है, इसलिए पेशाब को ज्यादा देर रोक के नहीं रखना चाहिए। और यूरिया जो होता है वो क्या करता है, 2-3 घंटे में फिर अमोनिया में बदल देता है, और अमोनिया एक घातक पदार्थ होता है जो किडनी को भी खराब कर सकता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर सकता है, बिलिरुबिन का निर्माण करता है, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल लीवर में होता है। देखिए अब हमने क्या देख लिया, ये एक्सोक्राइन को हमने टोटली पढ़ लिया, एक्सोक्राइन को हमने देख लिया, एक्सोक्राइन को जिसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, इसे हम लोगों ने देख लिया। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।